सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, बर्दाश्त एक ऐसी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन इंसानी फितरत में बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बर्दाश्त की बदौलत इंसान हद से ज़्यादा आगे जाने से पहले रुक जाता है। बर्दाश्त की वजह से इंसान बड़ी से बड़ी कह लें कि नाकामी का सामना करके कामयाबी की जानिब अपना सफ़र जारी भी रखता है, और बर्दाश्त की ही बदौलत कई बड़े वाक़यात होने से यकीन जानिए बच जाते हैं। लोग दस्तों गिरेबान होने से बच जाते हैं। ख़ासकर बर्दाश्त का अंसर हुक्मरानों में लाजमी होना चाहिए, हुक्मरानों में लाजमी होना चाहिए। ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसी से कहा था कि मेरी ज़िंदगी बस 2.5 दिन है। पूछने वाले ने पूछा, बादशाह इस बात से आपका मतलब क्या है? तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं समरकंद से अफ़गानिस्तान भाग रहा था, रास्ते में थकावट हुई, मैंने घोड़ा बांधा और दरख्त के नीचे सो गया। अचानक मुझे अपना जिस्म किसी चीज़ में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। आंख खुली तो पता चला कि एक बहुत बड़े अजदहे ने मुझे दबोच रखा है और निगलने की तैयारी में है। मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं या फिर ज़िंदगी के लिए लड़ूं। तो मैंने क्या सोचा कि लड़ता हूं। मैंने लड़ना शुरू किया। अजदहा ताकतवर था और मैं कमज़ोर। सारा दिन उसके साथ लड़ता रहा और बिलाखिर जीत गया। मैंने उसे मार दिया और उस दिन को मैं ज़िंदगी का एक दिन समझता हूँ। ज़िंदगी का दूसरा दिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मेरे जिस्म पर खारिश के मरज़ ने हमला कर दिया। खारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं कपड़े भी नहीं पहन सकता था। सारा दिन जिस्म पर मालिश करके धूप में लेटा रहता। जब मेरे दुश्मन शिबानी खान को मेरी बीमारी का पता चला तो वो इयादत के लिए आ गया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बीमारी के आलम में बुरा ना देखे, इसलिए मैंने मजबूरन शाही लिबास पहन लिया और उसका इस्तकबाल किया। वो मेरे साथ सारा दिन रहा। मेरे पूरे जिस्म पर खारिश होती रही। मुझे लगता था मैंने अंगारों से भरा लिबास पहन रखा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने जिस्म के किसी हिस्से पर अपने दुश्मन के सामने खारिश नहीं की। जैसे वो महल से निकला मैंने फ़ौरन कपड़े उतार दिए और मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन था। पूछने वाले ने बाबर से पूछा कि आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2.5 दिन है, तो 2 दिन तो आपने बता दिए, अब जो बचा आधा दिन वो कौन सा दिन है? तो जवाब आया कि मेरी सारी फतूहात और बादशाहत सिर्फ आधे दिन के बराबर है। बाबर के इस फार्मूले के मुताबिक किसी भी हुक्मरान की ज़िंदगी में इक़्तिदार की हैसियत आधे दिन से ज़्यादा की नहीं होती। बाकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त है जो हुक्मरानों का असासा होती है। आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप अगर अपनी सोच, अपने फ़ैसलों, अपनी नफ़रत, अपनी ख़्वाहिश और अपनी पसंद को दूसरों से छुपा नहीं सकते, तो फिर आप हुकूमत के काबिल होते ही नहीं। आप फिर आम आदमी से भी कमज़ोर हैं। बर्दाश्त माशरे में मौजूद अफराद में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक तो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन माशरा जिनके हाथों में हमारा माशरा हो, बर्दाश्त उनकी मिरास होनी चाहिए, उनमें तो नॉर्मल से भी ज़्यादा होनी चाहिए, या उनके खून में बर्दाश्त शामिल होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तब बनते हैं आइडियल माशरे। लेकिन हमारे माशरे में क्या हो रहा है? अब ज़रा सोचें। हमारे माशरे में जिसके पास इक़्तिदार होता है या रहा, वही सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार रहा। यहाँ इक़्तिदार हासिल करने से पहले और इक़्तिदार हासिल करने के बाद हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ने ही अदम बर्दाश्त का खुल कर मुजाहिरा किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। इस कौम पर 30 साल हुक्मरानी करने वालों की बर्दाश्त का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद देखते रह जाएंगे। इक़्तिदार से पहले ज़रा देखिए, पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। नवाज शरीफ ने सिर्फ यहीं तक बस नहीं किया था, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी भी की गई। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये। नवाज शरीफ की मंजिल इक़्तिदार थी और इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में उन्होंने अपने वोटर और इस माशरे में नफ़रत का जो बीज बोया, उसकी फसल आने वाली नस्लों ने भी काटी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क का हाकिम बनना था, चले जी बन गए, और काफ़ी तवील अरसे इस मुल्क पर हुकूमत भी की, चले कर ली। लेकिन इसके लिए नवाज शरीफ ने जो अदम बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार किया, उसको नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ का ये बयान हुकूमत में आने से पहले का था। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ हुकूमत में आने के बाद ही हाकिमों वाली आदात इख्तियार कर लेते, अंदाज अपने मस्बत ले आते,
मस्बत अंदाज इख्तियार कर लेते, अपने एटीट्यूड चेंज कर लेते, पॉजिटिव कर लेते, खुद पर तनकीद तहम्मुल से बर्दाश्त करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो क्या ये नवाज शरीफ होते? नवाज शरीफ का ये रवैया जूं का तू रहा। नवंबर 1993 जब पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में अदालत के कमरा नंबर 1 में उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत कर रहा था। समाअत इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और उम्मीद की जा रही थी कि आज अदालत मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। अदालत में मौजूद विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कमरा अदालत से बाहर जाने की इजाज़त चाही। जो ही अदालत ने ख्वाजा आसिफ को अदालत से जाने की इजाज़त दी, उसके चंद ही लम्हों बाद सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से शोर बुलंद होना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि कुछ लोग अदालत की इमारत के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द ही ये आवाज़ें कोर्ट नंबर 1 के करीब तर आ गईं। जज अदालत से निकलने के चंद मिनट बाद सेनेटर सैफुर रहमान की क़यादत में एक मुश्तल हुजूम अदालत में दाखिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाकर मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनमें बुर्दबार हाकिमों वाली खुसूसियात हैं ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी क्योंकि हैं ही नहीं। एक और क्लिप देखिए ज़रा। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ को जितनी बार इक़्तिदार मिला वो माजी की गलतियों से सबक सीखते, लेकिन उन्होंने इसी अदम बर्दाश्त के साथ अपना सियासी सफ़र जारी रखा। नवाज शरीफ जो भी हैं, इस मुल्क के 3 बार एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म तो रह चुके हैं, इस मुल्क और कौम के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इस जारहाना रवैये को तर्क नहीं किया, बल्कि अफसोस के साथ कहूँगी कि मज़ीद बढ़ता गया ये रवैया। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद ये अदम बर्दाश्त का अंसर ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनके कारकुनों में भी हमने देखा कि दिखाई दिया। ज़रा देखिए, माशरे के हाकिम का ये हाल होगा कि वो अपने मुखालिफ की मुखालिफत में हर हद पार कर जाएगा, तो फिर इस माशरे में ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो हम देखते आ रहे हैं। जिस हाकिम में बर्दाश्त नहीं होगी वो कैसे अपने माशरे में पहले अदम बर्दाश्त के कल्चर को ख़त्म कर सकेगा। इसी वजह से कभी किसी को तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल किया गया, किसी को मामूली तनाज़े पर गोली मार दी गई, रिश्ते से इनकार पर लड़की के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया गया, गरीब की गाय किसी अमीर के फार्म हाउस में दाखिल होने के जुर्म में उस गरीब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कभी नन्ही मुलाजिमा को बेदर्दी से मारा गया। इस अदम बर्दाश्त के कल्चर ने कई मासूमों की जान ले ली, कई बेगुनाहों को मार दिया, लेकिन इसमें कसूर किसका है, ये है बड़ा सवाल। हर वाक़ये की एक वजह होती है, हम वाक़या तो डिस्कस करते हैं लेकिन वजह तक हम नहीं पहुंच पाते कि वो शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह ये लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठकर या फिर अपोजिशन में होकर अदम बर्दाश्त की एग्जाम्पल सेट करते रहे, मिसालें कायम करते रहे और माशरे ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये अदम बर्दाश्त को अललान फ़रोग देते रहे बड़ी कुर्सियों पर बैठ के। नवाज शरीफ का मसला इमरान खान, आसिफ जरदारी, फ़ौज या अदालतें थीं, उन्होंने उनके खिलाफ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। एक आम आदमी का मसला जो होगा वो उसके खिलाफ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेगा। सिंपल फार्मूला इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। 15 साल के बच्चे रेहान को 6000 चुराने पर मार दिया गया। ये वो फसल है जिसका बीज मेरे और आपके हुक्मरान होते हैं और काटता कौन है, मुआशरा। इस मुल्क में बहुत शोर किया जाता है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट सबसे पहले है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्या कभी पूछा है कि क्यों है, क्यों पार्लियामेंट सुप्रीम है? किसी भी घर की पहचान उस घर में रहने वालों से होती है, ऐसा ही है। तो यकीनी तौर पर इस पार्लियामेंट की पहचान भी इसमें मौजूद अरकान की वजह से होगी। अब इस मुकद्दस पार्लियामेंट में मौजूद अरकान को भी ज़रा देख लेते हैं कि किस किस तरह के लोग हैं। देखिए ज़रा, ये अदम बर्दाश्त, ये ज़ाती हमले, ये दस्तों गिरेबान होते हुए अफराद, ये हैं हमारे मुकद्दस पार्लियामेंट के तर्जुमान, जिन्होंने इस मुआशरे को एक आइडियल मुआशरा बनाना था। मैं क्या कह रही हूँ, बनाना था, बना नहीं सके। नालायक, फ्लॉप कह दूँ तो गलत नहीं होगा। ये है हमारे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। अब इनके अंदाज को आप ज़रा देखिए, आपने देखा भी होगा और आए दिन देखते हैं आप। इनके रवैयों को देखिए, गौर कीजिए और फिर अपने मुआशरे में होने वाले उन वाक़यात को देखिए जिनका रोना मैं और आप आए दिन रोते हैं। क्या वो इनसे मिलते जुलते नहीं आपको दिखाई देंगे या अलग दिखाई देंगे? बिल्कुल मिलते जुलते दिखाई देंगे। सीखे यहाँ से,
मिसाल इन्होंने कायम की और मुआशरे ने उसको फॉलो किया, मुआशरा उसको फॉलो कर रहा है। अब इनका बस जहां चलता है ये लोग वहां वो कर लेते, जो इनका बस चलता है। एक आम आदमी का अब जहां बस चलता है वो वहां अपने दिल की भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है। ये रवैया, ये एटीट्यूड इस मुआशरे ने अपने हुक्मरान से ही अडॉप्ट किया। मैं अल्लाह ये बात कहती हूँ। हमारी मौजूदा हुकूमत को ले लेते हैं, इमरान खान साहब, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मालूम है क्या है? वो जब ऑपोजिशन में थे तब तो थे ही ऑपोजिशन में, लेकिन वो हुकूमत में आने के ऑपोजिशन में। समझ आई आपको मेरी बात? उनके बयानात, अच्छा मैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के मंसूबों से ज़्यादा मुखालिफिन पर हम देखते हैं कि तनकीद। ये नहीं कहेंगे कि मैं पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो भी करना चाह रहे हैं, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मुखालिफिन पे तनकीद करना वो नहीं भूलते। उनको जेल में डालना, उनकी करप्शन बताना, एक एक बंदे को करप्ट कहना, चोर कहना, डाकू कहना, ओए तुम चोर, तुम डाकू, इसकी चोरी ये, उसने इस पर डाका डाला, वो फला करप्ट, वो ज़्यादा करप्ट, इसके करप्शन में उतने नंबर, उसके करप्शन में उतने नंबर, ये चल रहा है। ये ज़रा क्लिप देख लीजिए। ये वो बयानात हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई थी, एहसन इकबाल को गोली मारने की कोशिश की गई थी। सच है, कड़वा भी होगा, लेकिन सुनिए। क्योंकि जब मुआशरे को चलाने वाला कौम का सरबराह अपने मुखालिफिन के खिलाफ शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करेगा, ऐसा एटीट्यूड इख्तियार करेगा, तो फिर सोचिए मुआशरे में क्या अदम बर्दाश्त नहीं पैदा होगी? पैदा होगी और बढ़ती चली जाएगी। रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कौमें बनती हैं किरदार से। इमरान खान कहते हैं कि इंसानों पर पैसा लगाना चाहिए, ना कि मंसूबों पर। बेशक मैं भी यही कहती हूँ, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। मैं भी यही कहती हूँ कि कौम पर इन्वेस्ट करें, लेकिन इखलाकी तौर पर कौम पर किसने इन्वेस्ट किया? इखलाकी तौर पर आप लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया? दिल पर हाथ रखिए और बताइए। चलें अकेले में बैठ के सोच लीजिए कि फिजा जो पूछ रही है जवाब क्या आप लोगों का, लोगों के सामने तो आप मानेंगे नहीं। झूठी इज्जत आपकी जो खराब होती है आपको दिखाई देगी। जब आप टीवी पर आकर रियासती इदारों के खिलाफ गालियां निकालेंगे, फौज पर तनकीद करेंगे, अदालतों पर हमले करेंगे, किसी सियासी मुखालिफ की माँ बहन और बेटी के बारे में इखलाक से गिरी हुई बातें करेंगे, तो फिर कौम पर जितना चाहे पैसा खर्च कर दें, आप सब से मुखातिब हूं मैं, आप सब कौम पर जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें, जिसकी भी हुकूमत हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स। सियासत को गिलाजत से पाक करना भी सियासतदान की जिम्मेदारी है। हमने नहीं आके करना, हम सियासतदान नहीं है, आप हैं। आप करें सही अपने आप को, अपने रास्ते को, अपने एटीट्यूड को, अपने अमाल को प्रैक्टिकली मिसालें कायम करें। बस कर दें अब ये। और हमारी सियासत में जो सबसे बड़ी गिलाजत है वो अदम बर्दाश्त है। बस कर देना, हो जाए बड़े आप लोग भी। उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, यहां से बच्चे हैं सारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।